घबराई हुई नींद से जागी विधि ने अपनी आंखों में एक अजीब सी धमक के साथ उठकर अपने आसपास देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे उसने अभी कोई बुरा सपना देखा हो। ये क्या था? मेरा पैर, वो हाथ, कौन था वो? और मैं क्यों चुप रही थी? विधि, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे मॉनिटर के सिग्नल्स कुछ अजीब थे। तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्यों आए हो? फिर वही हुआ। विधि, तुम्हें याद नहीं है? विधि, तुम एक लूप में हो। तुम्हारे सपने अहोंडे के संदेश हैं। शी इज कंट्रोलिंग यू एंड योर ड्रीम्स। तुम्हें याद करना होगा कि तुम क्या देख रही थी, क्या सोच रही थी। ये देखो, ये तुम्हारी अपनी लिखी हुई बातें हैं। तुम खुद को याद दिलाने के लिए लिखती हो विधि। मुझे कुछ याद नहीं। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? इट्स ओके। तुम्हें जो भी याद है ना, जितना भी याद हो, उसे इस डायरी में लिख लो। विधि का चेहरा डर और उलझन से भर गया था, जैसे वो अपने अस्तित्व के एक नए पहलू से गुजरते वक्त अपनी पहचान खो रही हो। ये कोड जो हम सिस्टम के साथ कैप्चर कर रहे थे ना, वो सुमेरियन लैंग्वेज में है। सुमेरियन ये एक एंशिएंट लैंग्वेज है जो आजकल शायद किसी को नहीं आती। हाँ, इसका मतलब यही हो सकता है कि विधि अपने पास्ट में किसी ऐसे समय में थी जब ये लैंग्वेज बोली जाती थी। शायद वहीं पर विधि अहोंडे से मिली होगी, या फिर विधि जिन लोगों की बात कर रही थी वो लोग अहोंडे के इन्फ्लुएंस में थे। अब डॉक्टर, लेकिन ये मशीन क्यों बंद हो गई है? अब हम ये कोड कैसे समझे? थैंक गॉड आई वाज राइटिंग दिस कोड एज वेल। हाँ, शायद ज्यादा तो नहीं लिख पाया, लेकिन वी हैव समथिंग इन आवर हैंड्स। डोंट वरी, इसकी मदद से हमें कोई ना कोई डायरेक्शन तो जरूर मिलेगा। अब हमें एक लैंग्वेज एक्सपर्ट को ढूंढना होगा जो हमारे लिए सुमेरियन ट्रांसलेट कर सके। मुझे सिर्फ एक चीज याद है। क्या याद है विधि? मैं दर्द में थी, बहुत दर्द में। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं अटक गई हूँ। मैं किसी से छुप रही हूँ और एक हाथ मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये पहली बार है कि विधि अहोंडे के बारे में नहीं बोल रही है। ये किसी और का जिक्र कर रही है वजीर। क्या इस तरह अहोंडे विधि को और कंफ्यूज तो नहीं करना चाहती, या हम ही ज्यादा सोच रहे हैं? वजीर और मोमो के कंसर्न्स बढ़ते जा रहे थे। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर मोमो ने डॉक्टर ढांडा से जल्द इस समस्या का हल निकालने को कहा। मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी किसी एक्सपर्ट को ढूंढना चाहिए जो हमारे लिए सुमेरियन लैंग्वेज को डिकोड कर सके। मैं कुछ एक्सपर्ट्स के कॉन्टैक्ट्स चेक करता हूँ, पर मुझे लगता है कि ये सपना कुछ ज्यादा ही गहरा था। विधि के सबकॉन्शियस ने शायद हमें कुछ और ही बताने की कोशिश की है। मुझे अभी कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन उस हाथ में कुछ था जो अपनेपन का एहसास दे रहा था। विधि, तुम्हें जो याद आ रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ये क्लू हो सकता है। हाँ डॉक्टर कपूर, आपको सुमेरियन लैंग्वेज के किसी एक्सपर्ट के बारे में पता है? अच्छा, हाँ, मैं एड्रेस नोट करता हूँ। डॉक्टर ढांडा ने एक नई कड़ी जोड़ दी थी। अब सभी को एक नई उम्मीद थी कि ये एक्सपर्ट्स विधि के सपनों के पीछे छिपे राज को खोलने में मदद करेंगे। मैं हर सुबह ये डायरी लिखती हूँ ताकि मुझे अपनी बातें याद रहें। अहोंडे के साथ जो भी होता है वो सब मैं लिखती हूँ। विधि, क्या तुम्हें अब कुछ याद आया? नहीं, बस वो दर्द, वो हाथ और एक अजीब सी आवाज जो मुझे खींच रही थी। विधि के शब्दों में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसके सपनों के नए राज सभी के दिलों में एक अनजान डर छोड़ गए थे। उधर डॉक्टर ढांडा भी उन कोड्स को लेकर अपनी रिसर्च में लगे हुए थे। सुमेरियन लैंग्वेज के बारे में वो हर जानकारी इकट्ठा कर रहे थे जो इस केस के लिए रिलेवेंट हो सकती थी। देखो, ये हैं वो सुमेरियन कोड्स जो विधि के सबकॉन्शियस से आए थे। हमने अभी तक जो कुछ भी समझा है वो ये है कि विधि का पास्ट अहोंडे के कंट्रोल से कहीं ज्यादा गहरा है। तो अगली स्ट्रैटेजी क्या है? हमें एक्सपर्ट से मिलना होगा और ये समझना होगा कि विधि का कनेक्शन सुमेरियन कल्चर से क्यों है। डॉक्टर ढांडा वापस से अपनी रिसर्च में लग जाते हैं और बाकी लोग भी अपनी डेली रूटीन में बिजी हो जाते हैं। उधर रुक्मिणी भी रोज के काम में लगी हुई थी, हर कोने को साफ करते हुए। उसकी नजर विधि के बेड के नीचे से निकल रही एक अजीब सी चमक पर टिक गई। ये क्या है, इतनी चमकती हुई चीज बेड के नीचे? जैसे ही उसने चमकती चीज को खींचने की कोशिश की, उसके सामने कुछ ऐसा आ गया जिसे देखकर रुक्मिणी खुद को चीखने से रोक नहीं पाई। रुक्मिणी की चीख इतनी तेज थी कि पूरे घर में उसकी आवाज गूंजने लगी। अरे देवा, ये क्या है? रुक्मिणी, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? चीख क्यों रही हो?
मैडम बेड के नीचे एक उंगली, कटी हुई उंगली है। उंगली? कैसी उंगली? इंसान की उंगली मैडम, खून से भरी हुई है एकदम। आपके बेड के नीचे से निकली वो अंगूठी चमक रही थी। वो तो मैंने जब उससे बाहर निकाला तो पूरी उंगली ही निकल गई मैडम। रुक्मणी, तुमने कुछ और देखा होगा, तुम्हारा वहम होगा। एक कटी हुई उंगली विधि के कमरे में? नहीं साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चल के देखना पड़ेगा। डर के मारे रुक्मणी चीख कर कमरे के बाहर आ गई। सभी के चेहरे पर डर और क्यूरोसिटी का एक अजीब सा मेल था। विधि के कमरे के बाहर से एक अलग किस्म की रोशनी प्रतीत हो रही थी। पूरे कमरे में वो रोशनी फैली हुई थी। डर के मारे विधि, वजीर और रुक्मणी दरवाजे के पास रुक गए, लेकिन मोमो और डॉक्टर ढांडा मध्यम कदमों के साथ कमरे के अंदर घुसते हैं। ये रोशनी, ये लाइट कहाँ से आ रही है? वो देखो, उस अंगूठी के पास से रोशनी आ रही है। बेड के पास एक उंगली पड़ी हुई थी, कटी हुई उंगली, खून से लथपथ। उस उंगली में लगी अंगूठी के बीच का स्टोन एक अजीब सी चमक फेंक रहा था। उस अंगूठी की चमक से पूरा कमरा रोशन हो रखा था। जैसे जैसे मोमो और डॉक्टर ढांडा के कदम उस उंगली के करीब जा रहे थे, उसमें से निकल रही रोशनी अपने आप हल्की पड़ रही थी। ये तो सच में किसी की उंगली है, और ये अंगूठी तो एक मास्टरपीस लगती है। ये एक औरत की उंगली लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ देर पहले ही इसे इसके शरीर से अलग किया गया हो। द ब्लड इज फ्रेश, लेकिन ये स्टोन इतना खूबसूरत है कि मेरी नजर ही नहीं हट रही। आई कांट सी एनीथिंग बियॉन्ड दिस रिंग। ये क्या? ये उंगली मेरे कमरे में कैसे आई? और ये रोशनी, ये तो बिल्कुल अननेचुरल लग रही थी। विधि, ये कोई मामूली उंगली नहीं है। मुझे लगता है आहोंडे तुमसे बात करने का एक तरीका ढूंढ रही है। लेकिन ये किसका हाथ है? और अगर उससे मुझे बात ही करनी है तो इस तरह किसी को चोट पहुंचाकर? ये अंगूठी काफी पुरानी लगती है। ये स्टोन शायद लापस लाज़ुलाई का लग रहा है। डॉक्टर ढांडा अपनी नॉलेज के सहारे उस स्टोन के इतिहास के बारे में बताने लगे। लापस लाज़ुलाई एक एंशिएंट स्टोन है। ये ज्यादातर 100 BC में मिडिल ईस्टर्न के उन इलाकों में मिलता है जहाँ के आसपास माउंटेन्स धरती के क्रस्ट से इंटरैक्ट करते थे। केमिकली एंशिएंट सिविलाइजेशन में ये एक प्राइज ऑर्नामेंट था। और विधि के चिप के थ्रू जो कोड्स आए थे वो समेरियन लैंग्वेज के थे, राइट? वही लैंग्वेज जो उस समय मिडिल ईस्ट के आसपास बोली जाती थी। क्या इसका मतलब ये है कि ये अंगूठी और विधि के सपने किसी तरह से कनेक्टेड हैं? खत्म कर दिया, जादुई अंगूठी का खेल ही खत्म कर दिया। उस जादुई अंगूठी के मिलने के बाद घर में सन्नाटा सा पसरा हुआ था। हर कोई यही सोच रहा था कि वो उंगली और ये अनोखी अंगूठी विधि के कमरे में कैसे आई। लेकिन ठीक तभी उस सन्नाटे को तोड़ती हुई कबीर की हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। सभी का ध्यान उसकी तरफ गया। खत्म कर दिया। जादुई अंगूठी का खेल खत्म कर दिया। कबीर, क्या हो गया? तुम क्या कह रहे हो? बेटा, तुम ठीक हो? कबीर हॉलवे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक डर और सुकून का अजीब सा रूप था। बताओ कबीर, तुमने क्या किया? आहोंडे ने कहा था कि जादुई अंगूठी का खेल खत्म करना होगा। मैं समझ गया था, मैंने वो कर दिया जो जरूरी था। जरूरी था? क्या मतलब है इसका? कबीर, तुमने क्या किया? वो किसकी उंगली थी और तुमने कैसे किया ये? नहीं बताऊंगा। विधि और वजीर डर के साथ साथ उलझन में थे। रुक्मणी को बुलाकर उन्होंने जल्दी से घर का कोना कोना तलाशने का फैसला किया। घर के हर कोने में देखो। अगर तुम्हें कोई शार्प ऑब्जेक्ट या खून मिले तो मुझे तुरंत बताओ, और घर के सभी शार्प ऑब्जेक्ट्स को हटा दो। बस कबीर की नजरों के सामने नहीं आना चाहिए ऐसा कुछ। जी मैडम, मैं अभी देखती हूँ। रुक्मणी घर के हर कोने में तलाशने लगी। विधि और वजीर वापस से डॉक्टर ढांडा और मोमो के पास पता करने जाते हैं कि उन्हें कोई सुराग मिला या नहीं। विधि, मोमो, मैंने इस अंगूठी को उस उंगली से निकाल दिया, लेकिन इस उंगली को अब यहाँ छोड़ना बहुत रिस्की है।
ये उंगली अगर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी घर में छोड़ दी और अगर गलती से पुलिस के हाथों लग गई तो हम आसानी से नॉन एग्जिस्टिंग पुलिस केस में फंस जाएंगे। यू आर राइट मोमो। आई थिंक ये उंगली सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ छोड़ी गई थी ताकि हम इस अंगूठी तक पहुंच पाए। वी शुड गेट रिड ऑफ दिस फिंगर। लेकिन हम इसे डिस्पोज कैसे करें? अगर कभी ने कुछ किया है तो विधि, हम उसे पुलिस का मामला बनने से पहले डिस्पोज कर देंगे। सभी ने मिलकर उंगली को चुपचाप डिस्पोज करने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले ने घर के माहौल में और ज्यादा टेंशन भर दी थी। कोई नुकीली चीज या खून का निशान तो दिखाई नहीं दे रहा। अब मैडम, मैंने कोना कोना देख लिया, ना कोई तेज धार वाली चीज मिली, ना खून का निशान मिला। ये और भी अजीब है, कबीर अकेले अकेले इतने बड़े काम को अंजाम दे सकता है। विधि की फिक्र बढ़ती जा रही थी। वजीर और मोमो भी उस घर में रोज हो रही एक नई सस्पिशियस एक्टिविटी से घबराए हुए साफ नजर आ रहे थे। डॉक्टर ढांडा और मोमो कोर्ट्स को लेकर वरिड थे, लेकिन रात के सन्नाटे में उन्होंने एक ब्रेक थ्रू की उम्मीद की थी। मोमो, अब जल्दी यहाँ आओ, मिस्टर शरण का मेल आया है। क्या क्या ट्रांसलेट हुआ क्या? ईमेल में कुछ फ्रेजेस ट्रांसलेट किए गए थे जिनमें विधि और अहोंडे के बीच का संबंध दर्शाया गया था। पढ़िए ना डॉक्टर ढांडा, अब क्या लिखा है? सुमेरियन टेक्स्ट का ये हिस्सा मुझे एक बहुत लंबी दास्तां का एक छोटा सा टुकड़ा लगता है। ये कहानी समझना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बिखरी हुई है, बट आई फील इट्स समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड समथिंग दैट्स नॉट इवन प्रेजेंट इन एनी हिस्ट्री टेक्स्ट। ये कहानी शायद तब की है जब मनुष्य ने सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा कुछ आगे की जनरेशन्स को एक कहानी की तरह लिखकर सुना सकते हैं। डॉक्टर ढांडा, इस कहानी में एक औरत विदिशा का जिक्र है जो अपने पति ओजस से भाग रही है। विदिशा, ये विधि के नाम से कितना मिलता जुलता है। ओजस ने उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। विदिशा एक दासी की मदद से उस काल कोठरी से निकलकर भाग रही है, लेकिन ओजस के आदमी उसे रेगिस्तानों में ढूंढ लेते हैं। वो दासी को मार देते हैं, लेकिन विदिशा किसी तरह बच जाती है। उसकी हालत ठीक नहीं है, उसके शरीर पर चोट है, लेकिन कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। ओजस, अब डॉक्टर ढांडा, ये तो रानी अहोंडे के पति का नाम था, ओजस। उसी ने तो अहोंडे को मारा था। ये जगह मुझे एंशियंट मेसोपोटामिया लगती है, वही जगह जो अब इराक, सीरिया, टर्की और ईरान के नाम से जानी जाती है। कहानी कहती है कि विदिशा और वो इंसान पहाड़ी के ऊपर किसी सुपीरियर पावर अहोंडे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अहोंडे उनकी मदद कर सकती है, लेकिन अंत समझना मुश्किल है। जो इंसान विदिशा की मदद कर रहा है वो कौन है, ये अनक्लियर है। विदिशा, ओजस, अहोंडे, अब इसका मतलब ये ओजस ने अहोंडे के बाद किसी और से शादी की थी और उसी लड़की की कहानी अब विधि अपने सपनों में देख रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये विधि की पास्ट लाइफ हो। और अगर ये सच है तो अहोंडे और विदिशा के बीच एक गहरा कनेक्शन है। मोमो और डॉक्टर ढांडा बगैर देरी के ये कहानी विधि और वजीर को बताने चले जाते हैं। अब विधि, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या बात है मोमो? वो जो कोड था उसका ट्रांसलेशन मिल गया है, और जो लिखा है वो तुम्हारे नए जन्म के बारे में हो सकता है। नया जन्म मतलब? ट्रांसलेशन में एक औरत का जिक्र है, विदिशा। वो अपने पति ओजस से भाग रही थी, जिन्होंने उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। विदिशा? ये तो वही नाम है जो मैंने इस डायरी में सैकड़ों बार लिख रखा है। और अहोंदे मुझे इसी नाम से बुलाती है। ये कहानी कैसे विधि से जुड़ी हो सकती है? देखो वजीर, ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग विदिशा एक पहाड़ी के ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी जहां शायद अहोंडे थी। अब शायद तुम्हारा कनेक्शन इसी के साथ है। विधि, क्या लगता है तुम्हें, अहोंडे तुम्हारे पीछे इसी वजह से है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या विदिशा मैं ही हूँ और मैं विदिशा का ही नया जन्म लेकर पैदा हुई हूँ? क्या अहोंदे और मैं पिछले जन्म में एक दूसरे को जानते थे? क्या इसीलिए अहोंदे मुझसे कुछ चाहती थी? देखो, अगर विदिशा ओजस की पत्नी थी तो हो सकता है कि अहोंडे की आत्मा ओजस से बदला लेने के लिए विदिशा का इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन अहोंडे तो मर चुकी थी ना, और ओजस ने ही उसे मारा था, तो फिर विदिशा ने अहोंडे को कैसे ढूंढा? शायद ही कभी विदिशा या अहोंदे के बारे में था ही नहीं। शायद ये हमेशा ओजस के बारे में था। मतलब? सोचो, अहोंदे ओजस से बदला लेना चाहती थी और जब वो नहीं कर पाई तो विदिशा ने उसका काम आगे बढ़ाया, और अब मैं जो विदिशा का नया जन्म हूँ, ये काम शायद पूरा करने वाली हूँ। विधि की आंखों में एक अजीब सी रेज थी,
जैसे उसके अंदर कोई पुराना गुस्सा जाग गया हो। सबको लगा था कि विधि की ड्रीम की ट्रांसलेशन मिलने के बाद शायद इन लोगों की पहेलियां हल हो जाएंगी, लेकिन ये गुत्थी अब दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। अब लेकिन विधि, अगर ये तुम्हारा मेरा मतलब है विदिशा का जन्म है, तो ये इंसान जो विदिशा की मदद कर रहा था वो कौन हो सकता है? शायद वो इंसान बस एक मदद करने वाला था, शायद वो मेरे लिए मसीहा बनकर आया था। लेकिन अब ये जरूरी है कि हमें पता चले कि आहोंदे ओजस से अपना बदला ले पाई है या नहीं। अगर नहीं तो फिर हमें आगे क्या करना है? विधि, आई सजेस्ट तुम ये सब समझने की कोशिश मत करो अभी, ओके? हो सकता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। नहीं वजीर, मैं समझ गई हूँ। आई थिंक ये सिर्फ मेरा पास्ट नहीं है, ये मेरा प्रेजेंट है। और अगर मुझे इस लूप से बाहर निकलना है और अपने पास्ट को पूरी तरह से भूलना है तो मुझे आहोंदे का रिवेंज कंप्लीट करना होगा। एक और सपना, वो सपना जिसमें विधि विधि नहीं होती, विधि विदिशा होती है। विदिशा अपने बच्चे को एक छोटी सी टेंट के अंदर दूध पिला रही थी। उस टेंट को उसने पहाड़ी के ऊपर लगाया था जहां से पूरी घाटी दिखाई देती थी। उसके साथ उस घाटी पर एक और आदमी था, मोहम्मद। मोहम्मद, ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ, कभी कभी लगता है इंसानियत का कोई मोल नहीं रहा इस दुनिया में। इंसानियत का मोल सिर्फ तब तक होता है जब तक अपना स्वार्थ पूरा हो रहा हो। मैंने तो सिर्फ अपने लोगों के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहिए थी, लेकिन ओजस ने तो सब कुछ छीन लिया, सब तबाह कर दिया। मोहम्मद वही आदमी था जिसने विदिशा को ओजस के आदमियों से बचाया था। याद है पहाड़ी पर? विदिशा के बुरे वक्त में अब वो उसका साथी बन चुका था। उनकी कहानियां भी एक जैसे दुखों से भरी हुई थी। मोहम्मद, तुम्हारे बिना मैं और मेरा बेटा कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तुमने जो हमारे लिए किया उसका शुक्रिया शब्दों में नहीं बयां कर सकती। विदिशा, तुम्हारी मुस्कान ही मेरा शुक्रिया है, पर अब हमें सोचना होगा कि आगे क्या करना है। हम हमेशा यहाँ नहीं रुक सकते। ओजस के आदमी अगर यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ आहोंदे का शरण है, मुझे यकीन है ओजस के आदमी यहाँ नहीं आएंगे। विदिशा, तुम समझती हो ना, ये दुनिया एक हिंदू राजा की पत्नी और मेरे जैसे मुसलमान गरीब इंसान के प्यार को कभी भी कबूल नहीं करेगी। तुम ओजस की पत्नी थी और अभी भी हो। उसका घमंड और उसका कहर हर जगह है। लोग हमसे डरेंगे और हमें पनाह देने से कतराएंगे। और सोचो, अगर हमें पहचान लिया गया तो? उसने लोगों के दिलों में इस तरह खौफ पैदा किया हुआ है ना कि अब हर कोई उसके नाम से घबराता है। हमें किसी ने साथ में देखा ना तो लोग अपनी जान बचाने के लिए हमें ही फंसा सकते हैं। मोहम्मद के शब्दों में एक सच्चाई थी जो विदिशा को चुभ रही थी, लेकिन वो इस सच को झुकला भी तो नहीं सकती थी। तो क्या करे मोहम्मद, कहाँ जाए? मुझे अपने बच्चे को बचाना है। तुमसे दूर रहकर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ सोच रहा हूँ। एक जगह है जहाँ ओजस के लोगों के लिए भी पहुँचना मुश्किल है, पर हम दोनों के लिए वहां तक पहुँचना भी आसान नहीं होगा। मेरी बात मानो विदिशा, ये ना यहाँ रुकने से बेहतर है। तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ। विदिशा के शब्दों में सिर्फ विश्वास ही नहीं था, एक गहरा लगाव भी था जो अब उनके बीच बढ़ने लगा था। विदिशा, तुम मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई हो। जब मैंने अपने लोगों को ओजस के हाथों खोता देखा था तो लगा था कि जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा कबीला, एक घर, ओजस और उसके आदमियों ने सब कुछ जलाकर खत्म कर दिया। हमारे पूरे कबीले पर उसने कब्जा कर लिया, किसी को नहीं छोड़ा। विदिशा, मैं कैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकला था, आज उस दिन के बारे में सोच भी लेता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बुरा लगता है कि मैं अपने लोगों को बचा नहीं पाया। पर तुमने मुझे एक नई वजह दी है विदिशा, जीने की वजह। ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे वजह दी जीने की। मैं सच बताऊं तो जब उस दिन मैंने उस दासी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा था ना, मुझे लगा था मेरा अंत भी अब कुछ ही चंद पलों में यहाँ इसी पहाड़ पर हो जाएगा और मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। और तब तुम मेरे जीवन में मसीहा बनकर आए मोहम्मद। तुमने मुझे बचाया इस ओजस से, इस जालिम दुनिया से। मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी? मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ मोहम्मद। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, एक नई उम्मीद। लेकिन विदिशा, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। अगर लोगों ने हमें देखा तो वो हमें मार डालेंगे।
तुम्हारी पहचान उन्हें हमें मारने का एक बहाना दे देगी, और अगर तुम्हारा बेटा ओजस के हाथों पहुंचा तो नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी मोहम्मद। मुझे अपने और तुम्हारे, हम दोनों के भगवान पर पूरा भरोसा है। सोचो, हम यहाँ तक पहुँच गए तो हम आगे भी इस सब से बाहर निकल के एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। मोहम्मद विदिशा की आंखों में एक अलग सी चमक देख रहा था, जैसे वो दुनिया के सारे दुखों से लड़ने को तैयार हो। मोहम्मद ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम्हारी हिम्मत मुझे मजबूत बनाती है विदिशा। मैं तुम्हारे लिए और इस बच्चे के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन अब हमें जल्दी से कोई एक फैसला करना होगा। फैसला हो चुका है मोहम्मद, तुम जहाँ ले जाओगे मैं वहीं जाऊंगी, पर एक बात का वादा करो। क्या विदिशा? अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा बच्चा तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगा। उससे ओजस के हाथों कभी मत पहुंचने देना। मैं तुम्हारा ये वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हारे बच्चे का रक्षक हूँ और तुम्हारा रक्षक भी। मैं तुम दोनों को ही कुछ भी नहीं होने दूंगा। रात के सन्नाटे में वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने दुख और सपने बांट रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि आगे उनके लिए और बहुत बड़ी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। विधि झटके से उठ जाती है। उसका सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांस तेज चल रही थी और उसके होठों से एक नाम बार बार निकल रहा था, मोहम्मद। मोहम्मद, मोहम्मद। विधि, विधि क्या हो गया? तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? और मोहम्मद, ये तुम मोमो का नाम क्यों ले रही थी? विधि का चेहरा उलझन और घबराहट से भरा था। उसकी आंखें छत को देख रही थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही। मोहम्मद? मैंने मोहम्मद कहा? हाँ, तुम बार बार मोमो का नाम ले रही थी, पर ये बहुत अजीब बात है। लोग उसे मोहम्मद के नाम से कभी नहीं बुलाते। तुमने क्या देखा विधि सपने में? विधि अपने सपने के टुकड़ों को याद करने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ धुंधला लग रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा, बस एक अजनबी सी जगह थी और एक आवाज, मोहम्मद। ये आवाज जानी पहचानी सी थी। विधि, रिलैक्स। मैं डॉक्टर ढांडा और मोमो को बुलाता हूँ, शायद वो कुछ समझ सके। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ढांडा और मोमो कमरे में आते हैं। वजीर उन दोनों को विधि के सपने के बारे में बताता है। विधि, तुमने मेरा नाम क्यों लिया? वैसे तो मुझे लोग कभी मोहम्मद के नाम से बुलाते ही नहीं, और ज्यादातर लोग तो जानते भी नहीं कि मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। हाँ, लेकिन विधि अगर ये नाम ले रही थी, इसका मतलब है कि अहोंडे तुम्हारा पूरा नाम जानती है, और शायद वो विधि के थ्रू तुमसे कोई बात करना चाहती हो, तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हो। मोमो का चेहरा संकोच और चिंता से भर गया था कि आखिर अहोंडे उससे क्यों बात करना चाहेगी। एक मिनट, मुझे याद आ रहा है कि विधि की डायरी में एक जगह लिखा था, मोहम्मद मोहसिन की कब्र। ये मेरी कब्र का जिक्र था। शायद इसका मतलब है कि मैं विधि के पास का हिस्सा हूं, या फिर अहोंडे के साथ मेरा भी कुछ गहरा संबंध है। मोमो, तुम अहोंडे के एक कल्ट का हिस्सा भी थे ना, जो स्पेन में था? तुम वहां कैसे पहुंचे? हाँ, और मेरे एंसेस्टर्स मिडिल ईस्ट से ही थे। वह अहोंडे के भक्त थे। जब मेरे परदादा स्पेन आए थे तो उन्होंने और कई मिडिल ईस्टर्न माइग्रेंट्स को एक साथ एक जगह दी थी। उन्हें महीनों तक खाना दिया, रहने को छत दी थी। इन सब ने मिलकर स्पेन में अहोंडे का एक नया कल्ट शुरू किया। तब से ये सभी लोग रानी अहोंडे को पूछते आ रहे हैं। मोमो की आवाज में दर्द था। उसने एक कहानी सुनानी शुरू की जो उसकी जिंदगी के सबसे गहरे रहस्यों में से एक थी। अहोंडे की आत्मा ने मेरे पूर्वजों को एक बार मौत से भी बचाया था। तब एक दूसरा कल्ट सभी मुसलमानों को मारने की कोशिश कर रहा था। अहोंडे ने मेरे पूर्वजों को सुरक्षा दी थी, उनकी रखवाली की थी। तब से हम अहोंडे को मानते आए हैं। तो इसका मतलब तुम्हारा अहोंडे के साथ पुराना रिश्ता है। शायद इसी वजह से तुम विधि के पास्ट और उसकी कहानी का हिस्सा हो। वजीर अब इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन एक नई किताब को पढ़ने जैसी थी। लेकिन अहोंडे चाहती क्या है? पहले उसने विधि को ये लगवाया कि मैं उसका दुश्मन हूँ और उसे धोखा दूंगा। शी ऑलमोस्ट मेड विधि बिलीव दैट, मतलब मेरी ही बलि चढ़ाने की बारी आ गई थी। और अब तुम मोमो, क्या वो तुम्हारे साथ भी कुछ करने वाली है? ये तो समझना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो पक्की है, अहोंडे के इरादों में कुछ गहराई है और मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। शायद जल्द ही मुझे इसका सामना करना पड़े। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अहोंडे का असली मकसद क्या है? हमें इस कनेक्शन को समझना होगा। विधि के सपने, तुम्हारी हिस्ट्री,
और अहोंडे के इरादों को जोड़ना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हर राज एक नए राज की तरफ ले जा रहा था। अब सबके मन में एक ही सवाल था, अहोंडे की ये कहानी अब किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी।